हाँ जी। प्रेपरेशन का डे 58 इंडियन पॉलिटी लेक्चर 23। आज हमारा लेक्चर है स्टेट लेजिस्लेचर का। देखो, जो लास्ट लेक्चर में डे 55 के नाम से करवाया था उसे बेसिकली लेक्चर्स में डे 57 के तौर पर एडजस्ट करके डाल दिया गया है। डे 58 के अंदर ही वैसे ओरिजिनली स्टेट लेजिस्लेचर के 2 लेक्चर लेने थे, पर स्टेट लेजिस्लेचर का टॉपिक जो है काफी आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि हमने पार्लियामेंट काफी अच्छे से कवर कर लिया। तो यहीं पे आपके वो लेक्चर्स का हिस्सा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही लेक्चर में स्टेट लेजिस्लेचर आपको समझ आ जानी चाहिए। मैं उस करवाऊंगा मैं पूरी डिटेल से, पर वही बात है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बन चुकी है तो समझने में ज्यादा आसानी ही रहेगी आपको। ठीक है। Sorry. चलो शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट। देखो, स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप में होता क्या है। देखो, स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप में 2 तरीके की हो सकती है। जैसे हमने पार्लियामेंट के टाइम पढ़ा था कि पार्लियामेंट एक बाय कैमरल बॉडी है। बाय कैमरल का मतलब था पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस थे, लोकसभा और आपका राज्यसभा। ठीक है। और तीसरा पार्लियामेंट का जो हम हिस्सा कहते थे, 2 हाउसेस थे और तीसरा पार्लियामेंट का हिस्सा होता था प्रेसिडेंट। देखो, इंडिया के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर का चैप्टर इसीलिए समझना आसान है क्योंकि ऑलमोस्ट हूबहू नकल है जो सेंटर में एग्जिस्ट करता है ना, वही स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो सेम कॉपी मारी गई है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क लाया गया है। 90% चीजें सेम है। ठीक है। तो सब में जो ज्यादातर स्टेट्स में है, ज्यादातर स्टेट्स में यूनिक कैमरल बनाएगी क्योंकि स्टेट्स के अंदर दूसरा हाउस बनाना बेफालतू और फालतू के खर्चे की चीज ज्यादा है। इस कारण ज्यादातर स्टेट्स के अंदर सिर्फ एक ही बॉडी रखी जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के नाम पे। उसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पर आपकी इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं, उनका भी मैं नाम भी आपको बताऊंगा, वहां पे आपकी बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी एग्जिस्ट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन बाय कैमरल का ऑप्शन भी देता है स्टेट्स को। स्टेट्स की डायरेक्टली मर्जी नहीं है, कैसे बनती है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। पर स्टेट्स आपकी 2 लेजिस्लेचर्स बना सकती हैं। ठीक है। एक तो यही बनेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरी बॉडी एक और बन जाती है जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, इसके आपने अपने लोकल मेंबर्स का कई बार नाम, मतलब जिस तरीके से रेफर किया जाता है उससे सुना भी होगा, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। LA ये आ जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिन स्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करती है वहां पे MLC भी एग्जिस्ट करते हैं। MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वहां पे MLA और MLC दोनों होते हैं, कई स्टेट्स में हैं। ठीक है। ज्यादातर इंडिया की स्टेट में सिर्फ एक ही बॉडी है, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि दूसरी सिर्फ आपके पैसे की वेस्टेज है। पर कई स्टेट्स के अंदर देखो, कहने की रीजंस अलग हों, पर मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ एक्चुअली रियल लाइफ में क्या चल क्या रहा है। पर्पस बनाने का जो मर्जी अलग हो, एक्चुअली में ये चल रहा है कि लेट्स सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो कुछ जो टॉप लीडर्स होते हैं उनमें से लेट्स सपोज कुछ लोग इलेक्शन हार गए। अब उन्हें भी तो कहीं अकोमोडेट करना है, कहीं ना कहीं कोई जगह देनी है। तो वो जो जगह देनी है उन्हें यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दे देते हैं। ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप में वर्ड जो है, इसका एक तीसरा हिस्सा इसका भी होता है। ठीक है, मतलब अगर बाय कैमरल है, नहीं तो दूसरा हिस्सा वो है स्टेट का गवर्नर। क्योंकि जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट समन भेजता है और प्रोरोग भेजता है, पार्लियामेंट बिना प्रेसिडेंट के समन के नहीं बैठ सकती। और प्रेसिडेंट जब तक प्रोरोग ना कर दे तब तक सारे मेंबर्स वापस नहीं जा सकते, रिसेस नहीं शुरू हो सकती, मतलब ब्रेक नहीं हो सकती। सेम पावर गवर्नर के पास भी है। गवर्नर भी समन और प्रोरोग करता है इन दोनों बॉडीज को। इसलिए स्टेट्स के अंदर गवर्नर को भी इसका हिस्सा माना जाता है स्टेट लेजिस्लेचर का।
ठीक है, जिन स्टेट्स के अंदर एक ही हाउस है तो ऑब्वियसली उन स्टेट लेजिस्लेचर के दो हिस्से हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर। जहां पे 3 हुए वहां पे असेंबली, काउंसिल और गवर्नर। मतलब गवर्नर हिस्सा रहेगा ही रहेगा, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा रहता ही रहता है। ठीक है, जैसे सेंटर में बिना क्या कहते हैं उसे, हाँ, बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी जो बिल है वो एक्ट नहीं बनता। सेम पावर स्टेट्स के पास भी है, अपने अपने खुद के कानून बनाने की भी अलग से पावर है। वहां पे तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट के सॉरी गवर्नर के साइन ना हो जाए। तो इस कारण गवर्नर की काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो जो मतलब हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही लिखा है हर स्टेट के अंदर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी होगी, अलावा कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, ये वो स्टेट्स हैं जिनके अंदर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ये 6 स्टेट्स हैं, 7 सॉरी, ये 7 स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर में आजकल एक्टिव नहीं है, पर ओवरऑल 7 हैं। ये 7 स्टेट्स के अंदर आपके 2 हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं। ये 7 स्टेट्स आपकी बाई कैमरल हैं, बाकी इंडिया की सारी स्टेट्स यूनी कैमरल हैं। तो अगर आप इन स्टेट्स के अंदर रहते हो तो ऑब्वियसली आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बारे भी सुना होगा। अगर आप बाकी स्टेट्स बारे के अंदर रहते हो तो आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बारे, अगर आप पॉलिटिक्स एक्टिवली नहीं पढ़ते तो एमएलए ये सब कुछ तो सुना ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इससे आगे बढ़ते हुए अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल किन स्टेट्स में या कैसे बनाया जा सकता है और कैसे अबॉलिश किया जा सकता है, इसके बारे में बात करें। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा कैसे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और किन स्टेट्स के अंदर बनेगा, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? इसका पहले आपको सिंपल जवाब दे देता हूं कि नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बनाने को। इंडिया की हर स्टेट, अगर कभी भी स्टेटमेंट आ जाए, बनाने को इंडिया की हर स्टेट अपना खुद का लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना सकती है। ठीक है, पर स्टेट्स की अपने आप में मर्जी नहीं चलती। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने में 100% उनकी मर्जी नहीं चलती, एक प्रोसेस है। एक, हाँ, हम्म, देखो, स्टेट्स की अपनी मर्जी नहीं चलती। इस व्हाइट शीट पे मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है। अगर किसी भी स्टेट ने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, और किसी भी स्टेट ने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, उसका प्रोसेस क्या होता है? शुरुआत करनी पड़ती है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को, क्योंकि देखो लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती करती है, असेंबली हर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, काउंसिल प्रेजेंटली सिर्फ 7 के अंदर एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई बाकी, अगर आप बनाना चाहो, क्रिएट करना चाहो, और जहां जिनके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर वो खत्म करना चाहे, अबॉलिश करना चाहें, दोनों के लिए यही स्टेप लगेगा जो मैं नीचे करने वाला हूं। ठीक है, अगर अबॉलिश भी करना है ना, तो लेट्स सपोज जहां पे इन 7 स्टेट्स के अंदर काउंसिल जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इन काउंसिल की कोई मर्जी नहीं है, असेंबली जब मर्जी ने खत्म करवा सकती है, और असेंबली जब मर्जी नया बना भी सकती है। तो ज्यादा पावरफुल बॉडी स्टेट्स के अंदर असेंबली है। तो होता क्या है, स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पहले आपको एक मोशन लेके आना पड़ेगा। उस मोशन के अंदर आप क्लियर करोगे कि हमारी जो स्टेट है वो एक को आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी से तो बहुत मुश्किल मेजॉरिटी है। अगर आपको स्पेशल मेजॉरिटी याद हो, 2 मेजॉरिटी एक साथ अचीव करनी है। एक तो है आपको टोटल मेजॉरिटी, टोटल मेजॉरिटी यानी कि टोटल जितनी सीटें हैं उसका 50% +1 ऑफ टोटल मेंबर्स। एक आपको ये अचीव करना है।
प्लस इसके साथ जो सेकंड चीज अचीव करनी है वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसका मतलब है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये इसलिए इतना मुश्किल प्रोसेस बनाया हुआ है कि देखो हर स्टेट आसानी से, हर गवर्नमेंट अपनी ना मन मर्जी ना कर पाए काउंसिल बनाने में, क्योंकि देखो अगर काउंसिल क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली आपके एमएलसी भी बनते हैं साथ में। पहली बात तो काउंसिल को कोई ना कोई बिल्डिंग देनी पड़ेगी, बिल्डिंग का खर्चा, उसके बाद उस बिल्डिंग के साथ में गवर्नमेंट का स्टाफ भी तो देना पड़ेगा, स्टाफ का खर्चा, उसके बाद उस पूरी चीज का मेंटेनेंस, बिजली, हर चीज का खर्चा, उसके बाद एमएलसी इन्हें ऑफिसेज दिए, ऑफिसेज का खर्चा, उसके बाद इन सबको रेजिडेंसेस दिए, रेजिडेंसेस का खर्चा, ठीक है, उसके बाद इन सबको सैलरी भी मिल रही है, और उसके बाद जब रिटायर होते हैं तो पता ही है पॉलिटिशियंस की सैलरीज जब खत्म होती है तो पेंशन शुरू हो जाती है। तो ये सारे खर्चे इनके साथ जुड़े हुए हैं। इस कारण अननेसेसरी कोई स्टेट ना बनाने लग जाए, इस कारण ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल बनाया हुआ है, आसान नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाना या एबॉलिश करना। ठीक है। तो शुरुआत आपकी इस तरीके से होती है। शुरुआत आपकी इस तरीके से होती है कि आपको पहले टोटल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दोनों की दोनों अचीव करनी पड़ेंगी। तो सबको कन्विंस करो कि हाँ हमें इसकी जरूरत है, हमें सपोर्ट करो, ये सब कुछ बने, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज आपने ये सब कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद अगला स्ट्रगल शुरू होता है। ये सिर्फ एक मोशन है, ठीक है, इसके बाद भी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट नहीं होता। अब अगली चीज जो ध्यान से सुनना, एक्चुअली क्रिएशन की पावर किसके पास आती है? देखो क्रिएशन की पावर इनके पास नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट और अबॉलिश दोनों चीज करने की पावर एक्चुअली में पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको वहां सारा कुछ लिखा भी हुआ स्लाइड्स के ऊपर, वहां पे भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ अभी आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे एक बारी जब आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ने मोशन पास कर दिया, इसके बाद ये मोशन भेजा जाता है पार्लियामेंट के पास। देखो पहली बात तो पार्लियामेंट को इमीडिएटली सुनने की कोई जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, वो चाहे अब सुन ले, 6 महीने बाद सुन ले, साल बाद सुन ले, या कभी भी ना सुने, इस मोशन को कभी उठा के भी ना देखे, कोई पार्लियामेंट को फोर्स नहीं कर सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई मोशन पास कर दिया पर पार्लियामेंट ने उसे कंसिडर ही नहीं किया। अगर पार्लियामेंट ने उसे कंसिडर ही नहीं किया, उसके बाद मतलब अगर उन्होंने कंसिडर, धरा रह जाएगा, काउंसिल क्रिएट या अबॉलिश आप जो भी करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट? हाँ, अब यहां पे क्या है कि लेट्स सपोज ये सेम चीज इस पे भी अप्लाई होती है कि जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर मैंने नहीं बताया कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, असेंबली चाहती है उसे खत्म कर दिया जाए, पर अगर पार्लियामेंट नहीं खत्म करना चाहती उसे, वो नहीं खत्म होगा। मोशन की पावर इनके पास है पर फाइनल से पार्लियामेंट का। देखो अगर चलो अब हमने कंसिडर तो करना है, पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट ने मोशन उठा लिया, पार्लियामेंट का मतलब है दोनों हाउसेस, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों को पास करना पड़ेगा। किससे आपके मोशन आएगा पार्लियामेंट के अंदर? इन्हें पर पास करना है दोनों हाउसेस को सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, यानी कि लोकसभा भी सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे, राज्यसभा भी सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे। जैसे ही इन दोनों ने ये पास कर दिया, साथ के साथ आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो भी मोशन था, उसे क्रिएट करने का था चाहे अबॉलिश करने का था,
वो अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से, तो चाहे क्रिएट करना हो चाहे अबॉलिश करना हो, वही यही तरीका है। पहले लेजिस्लेटिव असेंबली मोशन तैयार करेगी, मोशन पास करेगी, पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट में से लोकसभा राज्यसभा दोनों को सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, बस आराम से ही है, वो जब मर्जी कंसिडर करे ना करे ये सब कुछ। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से जब मर्जी हो सकता है, इस तरीके से सारी की सारी चीज एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक्सपेंसिव चीज है तो आसानी से नहीं की जाती, पर करने को पूरी पावर एग्जिस्ट करती है कि सारी की सारी स्टेट्स की भी क्रिएट की जा सकती है। जैसे अगर मैं आपको हिस्टोरिकली बताऊं, आपके तमिलनाडु में, एक मिनट मैं वापस स्लाइड्स पे आ जाऊं। हाँ, जैसे आपके तमिलनाडु में भी, मतलब हमने पहले कुछ स्टेट्स का नाम पढ़ा, इसमें पहले तमिलनाडु भी शामिल था। तमिलनाडु ने आपके 1986 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया। 1969 तक, और थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाओ, 1969 तक इवन वेस्ट बंगाल और पंजाब के अंदर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, जो बाद में खत्म कर दिया, 1969 में खत्म कर दिया था वेस्ट बंगाल और पंजाब दोनों ने। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल के बारे में क्यों मेंशन करना चाहता है, देखो वेस्ट बंगाल ये पावर, अब जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, यहाँ पे अब वेस्ट बंगाल क्यों सिग्निफिकेंट केस बनता है। देखो लास्ट जो वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस हुए थे, जब आपकी ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाले इलेक्शन हुए थे, तो बहुत हुआ क्या उसके अंदर ना, ममता बनर्जी खुद इलेक्शन हार गई थी। उनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई थी पर पहली बारी वो खुद इलेक्शन हार गई थी। तो अब अगर आपको चीफ मिनिस्टर भी बनना है, देखो जो आपको सेंटर में चीज बताई थी वही मैंने आपको बाद में स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के टाइम में चीज बताई थी कि आप में या किसी भी स्टेट में मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर सेंटर में है तो उन्हें किसी भी एक हाउस का हिस्सा बनना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा का। और अगर स्टेट्स में है तो जिन स्टेट्स के अंदर सिर्फ असेंबली एग्जिस्ट करती है तो 6 महीने के अंदर असेंबली का हिस्सा बनना पड़ेगा। जो स्टेट्स बाय कैमरल हैं आपकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना जैसी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो हुआ क्या था उसके बाद आपके ना वेस्ट बंगाल ने दोबारा से, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उन्होंने दोबारा से इस मोशन को मतलब पास किया था कि हम दोबारा से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली एहसास हो गया कि हार भी सकते हैं, फिर कहीं से तो कोई ऑप्शन रहे, तो उन्होंने आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का ऑप्शन, मोशन पास कर दिया था कि हमें बनाने दिया जाए। तो ऑब्वियसली पर पावर पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट अलग पार्टी के पास है। ठीक है, ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी अलग है सेंटर में। तो उन्होंने वो मोशन रिजेक्ट कर दिया कि कोई सेकंड हाउस बनाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया फाइनल से पार्लियामेंट का ही है, पार्लियामेंट जो चाहेगी वही होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करें कॉम्पोजिशन की, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितनी सीटें होंगी। देखो लेजिस्लेटिव हमारे इंडिया में, फिर से वही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आया हूं, हमारे इंडिया में सारी सीटें, कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर चीज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही फिक्स की जाती है। जितनी आबादी होगी स्टेट की उतनी सीटें। ठीक है, कि कम से कम 60 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 500 मेंबर हो सकते हैं। इसके बीच बीच में आपकी कहीं सीटें डिसाइड हो जाएंगी डिपेंडिंग के स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। सारे के सारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होंगे ये डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज वही जो हमने पार्लियामेंट के टाइम सारी चीजें पढ़ी थी कि बेसिकली
हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट की जाएंगी, पर वो जो सेंसस है इंडिया की आबादी को कंट्रोल करने के लिए अभी के लिए 1971 पे सीटें रोक के रखी हुई हैं। ठीक है, बस जो अंदर बाउंड्रीज चेंज होती हैं वो 2001 के सेंसस से होती हैं, और जो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशंस करनी है वो 2001 के सेंसस से होती हैं। नहीं तो ओवरऑल जो सीटें हैं वो 1971 के सेंसस पे ही रोकी हुई हैं। ठीक है, इसे चेंज नहीं किया जा रहा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीज यहाँ पे। अब इससे आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 171, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग कैसे चुने जाएंगे? जिन स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है ना, इनके लोग कैसे चुने जाएंगे? देखो ये चीज ना आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, ये ना स्टेटमेंट बन के आ जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स ना एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं। देखो ये राज्यसभा जितना आसान नहीं है कि हर स्टेट में आपकी सीटें बांट दी, वो कर दी, ये तो स्टेट्स के अंदर ही है। अब यहाँ पे कैसे सीटें बांटेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें ना इस तरीके से बांटी जाती हैं। सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटें कितनी होंगी ये डिसाइड करना जरूरी है। देखो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला 60 to 500 के बीच होगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम से कम 40 सीटें हों, और मैक्सिमम जो होगा 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका क्या लोकसभा में ऑलमोस्ट डबल सीटें हैं, डबल से भी ज्यादा। ठीक है, कंपेयर टू राज्यसभा। तो हमारे यहाँ पे जहां पे भी डायरेक्टली लोग चुने जा रहे हैं ना, वो हाउस हम ज्यादा बड़ा बनाते हैं कंपेयर टू दी अदर हाउस। हमारे यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने देखो मिनिमम सेट कर दी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ 10 लोगों का हाउस बना देंगे, कुछ लोग तो हो हाउस के अंदर। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 40 सीटें हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मैक्सिमम 1/3 हो सकती हैं पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, लेट्स सपोज अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की 300 सीटें हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की यानी कि 100 सीटें हो जाएंगी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3 मतलब कम से कम 40 सीटें होनी चाहिए, मैक्सिमम 100। मतलब इस केस में 300 अगर सीटें हैं तो मैक्सिमम 100 सीटें हो सकते हैं। वो डिपेंड आगे करेगा कि कितनी आबादी है, क्या चीज है, पर इस तरीके से। अब ये जो जितनी भी सीटें डिसाइड होंगी ये बटेगी कैसे? देखो इन सीटों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया कि इतनी इतने परसेंट सीटें ये लोग चुनेंगे। ये चीजें याद करने वाली है, यही पेपर में आता है। जैसे जितनी भी सीटें होंगी उसका जो 1/3 होगा उसे चुनेंगे आपके म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल अथॉरिटीज, जो पंचायत होगी, ये सारे लोग मिलके 1/3 लोगों को चुनेंगे इसमें। ठीक है, यानी कि जितनी भी मतलब आपस अपने आप में नहीं चुनेंगे, इनके अपने उम्मीदवार खड़े होंगे, उनके अपने इलेक्शंस होंगे, उनमें जो वोट डालेंगे कौन डालेंगे? जो आप कि म्यूनिसिपैलिटीज बनी हुई आपके शहरों के अंदर जो जिताए होंगे म्यूनिसिपैलिटीज में, या जो पंचायत में पंच सारे जिताए होंगे, ये लोग वोट डालेंगे कि हमारे बिहाफ पे कौन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, ताकि लोकल बॉडीज को आवाज मिले लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, दूसरा है फिर जितनी टोटल सीटें हैं उसका 1/12, बहुत छोटा नंबर, 1/12 जो सीटें हैं वो आपके चुने जाएंगे। उन्हें चुनेगा उन्हें चुनेंगे आपके ग्रेजुएट्स। देखो हर स्टेट के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी होती है ना, हर स्टेट की अपनी अपनी, जो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर या स्टेट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, वो स्टेट के जो भी ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें पास आउट हुए हुए कम से कम 3 साल हो गए हैं और वो उस स्टेट के अंदर ही रह रहे हैं। ऐसा नहीं मैं इस स्टेट के अंदर से पढ़ा और इसके बाद कहीं और चला गया, मैं पढ़ के इसी स्टेट के अंदर रह रहा हूं, एनी एनी यूनिवर्सिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पर उसके बाद उस स्टेट के अंदर ही रहना है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। मतलब तुम पढ़े कहीं से भी हो सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर से, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी से पढ़े होगे, उसके बाद पर आपको उसी
स्टेट के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको एक मिनट इस पॉइंट को कंफर्म कर लूं। पढ़े कहीं से भी हो सकते हो, रिसाइड आपको वहीं से करना पड़ेगा, मतलब रहना वही पड़ेगा। मैं सही था इस चीज में, ठीक है। आप 3 साल हो चुके हैं आपको पास हो, पर आप उस स्टेट के अंदर रेजिडेंट हो, ठीक है। तो आप वोट डालोगे 1/12 जो भी सीटें होंगी, फिर 1/12 लोगों को आपके चुनेंगे टीचर्स। जो टीचर होते हैं, जो मिनिमम सेकेंडरी स्कूल के टीचर, सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो टीचर हैं और कम से कम 3 साल टीचिंग में हो चुके हैं, टीचर्स चुनते हैं उन लोगों को। तो ये सुनने में तुम्हें अजीब लगता होगा, टीचर्स को वोटिंग राइट, टीचर्स को यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में वोटिंग राइट मिलते हैं अलग से, ठीक है। मतलब ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। तो बेसिकली देखो यहाँ पे कोशिश क्या की जा रही है, अलग अलग फील्ड के लोगों को एक असेंबली में, लोकल रिप्रेजेंटेशन, जो म्यूनिसिपैलिटी पंचायत यहाँ के उम्मीदवार जो हैं वो आए, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जिन्हें चाहते हैं कि हमारे बिहाफ पे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करें, वो लोग भेजें। टीचर्स जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो अपने कुछ लोगों को भेजें, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मुझसे लिख रहे हैं यहाँ 1/6 था, ये यहाँ ये गलती है, वो बताता हूं। उससे पहले 1/3 लोगों को आपकी असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, 1/3 लोगों को ये चुनते हैं। और लास्ट में 1/6 लोगों को आपका गवर्नर नॉमिनेट करता है। देखो जैसे सेंटर में राज्यसभा के अंदर आपके प्रेसिडेंट का हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें फिक्स नहीं है। इसी कारण यहाँ पे सीटें फिक्स नहीं की गई, क्योंकि नंबर कोई भी हो सकता है, क्योंकि 40 to 1/3 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसी कारण आपका ये अलग अलग डिवाइड कर देगी। जो भी सीटें होंगी उसका 1/3 यहाँ दे देना और 1/6 यहाँ पे दे देना। 1/6 जो भी सीटें होंगी वो गवर्नर नॉमिनेट करेगा। कौन से फील्ड से? जिन्हें नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस। अब यहां पे कोई चीज अलग है जो प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन में नहीं थी, वो अपने आप में क्वेश्चन बनता है, वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट। आपको प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि जिन लोगों को प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करता है और जिन लोगों को गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करता है, उनके क्राइटेरिया में क्या फर्क है। कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रेसिडेंट के क्राइटेरिया में नहीं प्रेजेंट, यहां पे है, ठीक है। और अपने आप में ये ना सारी की सारी स्टेटमेंट बन जाती है। 1/3 कौन सा, 1/6 कौन सा, 1/3, 1/12 ये आपको याद करने पड़ेंगे। और ये 3 साल ये सब याद करना पड़ता है, ये सारी स्टेटमेंट्स बनती हैं पेपर में, ठीक है। और ये कितनी सीटें होंगी, क्या होगा, ये सब कुछ भी, असेंबली की भी काउंसिल की भी, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। देखो ड्यूरेशन सेम वही सेंटर की तरह क्राइटेरिया, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, सारी की सारी लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो 5 साल बाद वही लोकसभा वाला क्राइटेरिया, 5 साल बाद दोबारा से इलेक्शंस होंगे, सारी की सारी डिसॉल्व होगी। स्पीकर, यहाँ पे भी स्पीकर होता है। स्पीकर का भी जो मैंने आपको वहां बताया था कि जो पुराना स्पीकर है वो कंटिन्यू करता रहता है जब तक नई असेंबली नहीं बन जाती। एक रात पहले रिजाइन डाल देगा, अगला जो पहले दिन का पहला सेशन होगा यहां पे भी प्रोटेम स्पीकर होता है जिसे गवर्नर, ठीक है। फिर प्रोटेम स्पीकर स्पीकर के इलेक्शंस करवाएगा, फिर डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन होंगे। वो सेम प्रोसेस जो हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था, सारा सेम प्रोसेस है। जब आप नोट्स में पढ़ोगे, बुक्स में पढ़ोगे, आपको 100% चीज क्लियर होती जाएगी। हाँ, सारी चीजें सेम है, ठीक है। जहां पे फर्क आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी सेम है जो राज्यसभा का था, कि जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, तो वही एक तरह से 6 साल का टर्म मिल जाता है। वही लॉटरी सिस्टम यहाँ पे गवर्नर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हमने यहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है, जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था, अगर आपको नहीं याद आ रहा प्लीज वो लेक्चर दोबारा खोल के देख लेना, बहुत डिटेल में मैंने आपको वहां पे करवाया था। फिर आपकी लेजिस्लेटिव, आपके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखो वही, सबसे पहले तो उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद एज मेन डिफरेंस है। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जैसे लोकसभा था, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली और जैसे लोकसभा था, इनके लिए 25 साल की उम्र चाहिए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे राज्यसभा था, उसके लिए 30 साल उम्र चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी और क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट फिक्स करेगी वो इनके ऊपर अपने आप फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में पावर और लेजिस्लेटिव असेंबली, एक चीज ना आपको बतानी थी, तो बस मैंने यहाँ पे तभी खाली स्लाइड छोड़ दी कि मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। बिल्स के केस में क्या होता है, जो बिल बनाए जाते हैं, क्या सेंटर में जैसे लेजिस्लेटिव, लोकसभा और राज्यसभा, कुछ बिल्स के केस में जैसे ऑर्डिनरी बिल के केस में बिल्कुल सेम पोजीशन होल्ड करते हैं, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा अमेंडमेंट को ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कभी भी प्रॉब्लम आ गई जॉइंट सिटिंग हो सकती है। क्या स्टेट्स के अंदर भी सेम होता है या नहीं होता? तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि सेम नहीं होता। स्टेट्स के अंदर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। उसका एक कारण है कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ज्यादा पावरफुल रहती है। इसी कारण मैं कहता हूं कि वेस्टफुल ही है काउंसिल जिनके अंदर एग्जिस्ट भी करता है, सिर्फ हारे हुए लीडर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बना दिया जाता है, और कोई पर्पस नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, अगर आप बेसिकली देखोगे। तो यहां पे होता क्या है, ऑर्डिनरी बिल का केस बताता हूं। देखो कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल बनाना, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें। लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी बिल बनाना चाहती है, कोई भी नया कानून बनाना चाहती है, लेजिस्लेटिव असेंबली सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास 3 ऑप्शन है, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना है तो सिंपल मेजोरिटी से ही बस पास कर देंगे। ठीक है, वो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मना कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं साइन करेंगे। ठीक है, रिजेक्ट कर दिए, या एक और चीज, तो 4 ऑप्शन बना दूंगा मैं। ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं, या नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया और आपके 3 महीने निकल गए। ठीक है, और 3 महीने तक मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, और लास्ट में है 3 नहीं, सॉरी 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, और लास्ट में है कि कोई ना कोई वो चेंजेस चाहते हैं, अमेंडमेंट चाहते हैं, कोई ना कोई चेंजेस चाहते हैं, अमेंडमेंट चाहते हैं, तो उनके पास ये 4 ऑप्शन। ये 3 महीने ही है, 3 महीने ये कंफर्म्ड है, ये 3 महीने है, नो एक्शन 3 महीने तक वेट की जाती है। ठीक है, अब देखो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, रिजेक्ट इनके पास एक्चुअली ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने ऑप्शन क्रिएट करने के लिए लिख दिया था, इनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, ये रिजेक्ट नहीं कर सकते, या तो ये नो एक्शन या अमेंडमेंट बताएंगे। ठीक है, पहले अमेंडमेंट, लेट्स सपोज ये चाहते हैं इस बिल में कोई चेंज किया जाए, जैसे एक वर्ड एक लाइन ही चेंज करना है, जो भी अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट के साथ अपना बिल पास कर दें, ये बिल वापस जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अब 2 ऑप्शन है, या तो वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें या वो रिजेक्ट कर दें। ठीक है, मतलब ये ज्यादा बड़ा बॉक्स बन गया, या एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें। ठीक है, अब अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल पास कर दिया था, असेंबली ने भी कर दिया, बस ये बिल चला जाएगा गवर्नर के पास साइन होने के लिए, बस फाइनल है। अगर उन्होंने चेंजेस को रिजेक्ट कर दिया, अगर उन्हें चेंजेस को रिजेक्ट करना है, अब इस चीज को ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने चेंजेस को रिजेक्ट करना है
उन्हें क्या होता है, ये जो ओरिजिनल बिल, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई बिल अड़ गया है, ठीक है, या उन्होंने जो ओरिजिनली मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई चेंजेस करके भेजे और वो नहीं मानना चाहते, वो लेजिस्लेटिव असेंबली बस उस बिल को दोबारा से सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे, अपने जो ओरिजिनल बिल था उस बिल को दोबारा से पास कर दे। जैसे ही इस बिल को वो दोबारा से पास करेंगे, ये मान लिया जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल पास कर दिया है और वो बिल गवर्नर के साइन के लिए चला जाता है। ठीक है, 3 महीने नो एक्शन, वही दोबारा से पास कर दिया, गवर्नर के पास साइन के लिए चला गया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का ऑब्जेक्ट करना अलाउड ही नहीं, एक तरह से सारी पावर असेंबली के पास है। बस लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्यादा से ज्यादा बिल को डिले कर सकता है, टाल सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकता। सारी पावर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। तो यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई इतना मायने नहीं होल्ड करता, लेजिस्लेटिव असेंबली ही मेन है। तो ये फालतू बॉडी ही है जो बनाई गई है, ठीक है, फालतू का खर्चा ही है स्टेट्स के ऊपर। तो मेरे मुताबिक तो नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए स्टेट्स में, पर चलो कर रही है कईयों में, ठीक है। मनी बिल के केस में सेम जो सेंटर में था, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही मनी बिल को पास करने की पावर है, सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद ये जो बिल है वो पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल हाँ कर सकता है, चेंजेस बता सकता है, या मैक्सिमम 14 दिन डिले कर सकता है, वही सेम राज्यसभा वाला प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव असेंबली की मर्जी है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करें या ना करें, और अगर 14 दिन निकल गए वो वैसे ही मान लिया जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से को अमेंड करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई हाथ नहीं होता डायरेक्टली, मतलब कोई अमेंडमेंट ये शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। सारी की सारी जो अमेंडमेंट्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही चलती हैं, यहाँ पे इनका कोई डायरेक्टली हाथ नहीं होता। डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली भी हाथ होता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये था ये लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर।